नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। उत्तराखंड में चुनावी परिणाम आ चुके हैं और अब नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इस पर प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी है। तो अफसरशाही को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा को मिले बहुमत के बाद जश्न का दौर अब थमने लगा है। तो चुनावी परिणामों के बाद नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कौन मंत्री होंगे, इसको लेकर तमाम तरह की कयासबाजी का दौर चल रहा है। उधर प्रदेश की जनता की निगाहें अफसरशाही पर भी टिकी हुई हैं। इसके पीछे कारण ये है कि नई सरकार में हमेशा से ही शासन, प्रशासन और पुलिस में नए सिरे से फेरबदल होता है। जैसा जगजाहिर है कि इस चुनाव में कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल भी उठे हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन के बाद नौकरशाही में फेरबदल तय माना जा रहा है। बड़े स्तर पर फेरबदल अमूमन सत्ता परिवर्तन होने पर होता है। इस बार सत्तारूढ़ दल भाजपा ने वापसी की है, तो जाहिर है कि सरकार अधिकारियों और अधिकारी सरकार की कार्यशैली को बखूबी समझते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। नई सरकार के गठन की तैयारी के साथ अफसरशाही में थोड़ी बहुत बेचैनी नजर आ रही है। ऐसे में सरकार के गठन के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 की बिसात में अब हार जीत का फैसला हो चुका है। लिहाजा अब इस बात को लेकर मंथन का दौर चल रहा है कि किस सीट पर किस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और घटा है। वहीं बात अगर सहसपुर विधानसभा सीट की जाए तो यहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ चुका है, तो भाजपा ने भी इस सीट पर लंबी छलांग लगाई है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में बिछी 2022 की बिसात के परिणाम आने के बाद हार जीत का फैसला हो चुका है। जीतने वाले दल नई सरकार के गठन को लेकर कयासबाजी के दौर में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष हार की समीक्षा में जुटा हुआ है। इस बीच इस बात को लेकर भी मंथन हो रहा है कि किस सीट पर पार्टियों का वोट प्रतिशत बढ़ा है या घटा है। वोट के इजाफे की बात की जाए तो सहसपुर विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों ने लंबी छलांग लगाई है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आयेंद्र शर्मा भले ही हार चुके हों, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने पहले की तुलना में 24.21% वोटों से बढ़ोतरी की है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो इस सीट पर कांग्रेस ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को उतारा था। तब किशोर को 20.01% वोट मिले थे। अब ये आंकड़ा 44.22% रहा। उधर सहसपुर सीट पर तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडी ने इस बार अपने प्रदर्शन में अच्छा रिस्पांस दिया है। पिछले चुनाव की तुलना में उनका मत प्रतिशत करीब 16% ज्यादा रहा। वहीं वोट प्रतिशत में कमी की बात करें तो चक्राता विधानसभा सीट पर भाजपा के वोट बैंक में करीब 9% की कमी आई है और कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर 2022 की बिसात में इस बार भी कब्जा हाथ का ही कायम रहा। कांग्रेस भले ही चुनाव हार गई हो, मगर चक्राता, विकासनगर, सहसपुर, धर्मपुर, रायपुर और ऋषिकेश सीट पर विपक्ष का वोट बैंक जरूर बढ़ा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में नया इतिहास कायम होकर करीब 2 दशक के बाद ये मिथक टूटा है कि किसी पार्टी ने प्रदेश में दोबारा जीत हासिल की है। भाजपा को मिले जनता की जनादेश के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो भाजपा की जीत के पीछे 4 अहम कारण भी रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 की बिसात के चुनावी नतीजे आने के बाद प्रदेश भर एक बार फिर भगवा रंग में नजर आ रहा है। जीत के जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली का जश्न मना डाला। इस बीच प्रदेश में 2 दशक बाद एक पार्टी की एक ही बार सरकार बनाने का मिथक भी टूट चुका है। हालांकि ये मिथक अभी भी बरकरार है कि जिसने जीती गंगोत्री उसी की पार्टी की सरकार बनी।
गंगोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान ने जीत हासिल की। प्रदेश में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा की सत्ता की वापसी की 4 प्रमुख वजह रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पहली वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति लगाव रहा। चुनाव में बेशक मोदी लहर नहीं दिखी, लेकिन प्रचार से लेकर वोटिंग के दौरान मोदी एक बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा, राज्य के पहाड़ी इलाकों में महिलाओं और बुजुर्गों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लगाव और सम्मान माना जा रहा है। जानकारों का ये भी मानना है कि महिलाओं और बुजुर्गों ने मोदी के सम्मान में जमकर वोटिंग की। तीसरी खास वजह केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार से कराए गए अवस्थापना विकास से जुड़े काम रहे। और चौथी प्रमुख वजह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता मानी जा रही है। चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया कि जनता ने किसके हाथों में सत्ता सौंपने का फैसला लिया है। हालांकि पूर्ण बहुमत के बावजूद राज्य के सीएम धामी अपनी विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव हार गए। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के बाद पूरे प्रदेश भर में भगवा रंग जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और होली और दिवाली का जश्न एक साथ मनाया जा रहा है। यकीनन जीत जो है भाजपा को पूर्ण बहुमत की मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में सवाल ये है कि आखिर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला क्यों। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीतिक जानकार जो हैं वो ये मान रहे हैं कि मोदी फैक्टर ही जिम्मेदार है। पहाड़ों में महिलाओं के प्रति जो नरेंद्र मोदी के प्रति उनका सम्मान है, उसको लेकर भाजपा को जमकर वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ हाल ही में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में प्रदेश की कमान सौंपी गई थी 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद, और जिस तरीके से युवा सीएम के नेतृत्व में विकास के काम हुए हैं, उसके बेस पर भाजपा को जो है वोट जमकर मिले हैं और जनता ने अपना फैसला सुनाकर जनादेश देकर जो मिथक है उत्तराखंड में वो तोड़ दिया है कि एक पार्टी एक ही बार राज्य में सरकार बना सकती है। और गंगोत्री से जुड़ा मिथक भी कायम है कि जिसने जीती गंगोत्री उसी की सरकार बनी। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं और भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो विधायकों में से ही कोई होना चाहिए। तो वहीं कैलाश गहतोड़ी ने कहा है कि वो पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट भी छोड़ सकते हैं। तो आप आने वाले दिनों में सियासी संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ दिखाई देंगे और सवाल यही कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अगले जो 2-4 दिन रहेंगे वो काफ़ी गहमा गहमी भरे रहेंगे और हम लगातार आपको अपडेट ये पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सत्ता की गलियारों में अब इस सवाल को लेकर चर्चाएं गर्म है कि अब उत्तराखंड प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सभिया, देहरादून। चुनाव, जीत, चेहरा और लोकतंत्र। खैर, एक और तस्वीर सामने आई। पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। पुष्कर सिंह धामी इस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री रहे। तो इस राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे जो अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों के फैसलों को पलटने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए और उन मुख्यमंत्रियों की कतार में भी चले गए जो बतौर मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास, मिथक और राजनीतिक परंपराओं के बीच धामी क्या सिर्फ अब इतिहास बनकर रह जाएंगे? देखिए खास रिपोर्ट। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से। तो 4 जुलाई 2021 से 11 मार्च 2022 का कालखंड इस राज्य के राजनीतिक इतिहास में पुष्कर सिंह धामी का नाम बतौर मुख्यमंत्री दर्ज रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये कि धामी का ये कार्यकाल भविष्य में होने वाली सियासी चर्चाओं में किस रूप में शामिल होगा।
क्योंकि संभवतः धामी इस राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली होगी। तो फिर समझिए कि सियासी गुणाभाग में पिछड़ती बीजेपी के लिए धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका पहला आदेश ही अपनी ही पार्टी के अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के आदेश को पलटने का रहा। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला पलटना हो या फिर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लेना हो, धामी के लिए लकीर खींचने से अधिक जरूरी पुरानी खिंची लकीरों को मिटाने का हो चला। 251 दिन या 35 हफ्ते और 6 दिन के इस कार्यकाल में धामी के सामने न सिर्फ त्रिवेंद्र काल में उपजे असंतोष को खत्म करने की चुनौती थी, बल्कि चुनाव की पथरीली जमीन पर पार्टी के लिए जीत का रेड कारपेट बिछाने की जिम्मेदारी भी। कोरोना से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज भी देना था, तो केंद्र की योजनाओं को चुनावी गति भी देनी थी। फिर समझिए कि 251 दिन के पूरे कार्यकाल में 8 जनवरी 2021 को चुनावी आदर्श आचार संहिता भी लग गई। तो ऐसे में हिसाब लगाइए तो सामान्य कामकाज के लिए पुष्कर सिंह धामी को महज 189 दिनों का ही वक्त मिला। इन्हीं 189 दिनों में उन्हें वो घोषणाएं भी करनी थी जो उन्हें सत्ता में वापसी कराती। मौजूदा वक्त में धामी न सिर्फ चुनौतियों पर खरे उतरे, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों की भी उन्होंने बखूबी निभाया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राजभवन से इस्तीफे की रवायत निभाकर लौटे धामी अब राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही सिमट कर रह जाएंगे, या ये माना जाए कि उनके नेतृत्व में चली सरकार की अगुवाई में जिस तरह से बीजेपी ने उत्तराखंड में सत्ता में वापसी की, उसी तरह धामी को भी मुख्यमंत्री का पद वापस करने की भी तैयारी हो रही होगी। जी, सवाल यही है। चुनाव, जीत, जनादेश और सत्ता, क्या जो जीत है वही जनादेश है, या फिर जनादेश का फैसला जीत से ही होता है? जो जनादेश है या फिर वही सत्ता है, या फिर चुनाव सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है और इसे ही जनादेश मान लिया गया है? हमें लगता है कि आज जरूरत इस पर चर्चा करने की है, जो जीत है क्या वही जनादेश भी है? ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। चुनाव, जीत, सत्ता और फिर जनादेश। क्या जो चुनाव है और चुनाव में जो जीत है, और फिर आगे चलिए तो चुनाव में जीत से मिली सत्ता ही जनादेश है? फिर अगर ऐसा है तो उत्तराखंड में चुनावी नतीजों पर एक नजर डालिए और समझिए कि जनादेश कैसे चुनाव और फिर चुनाव में जीत की उलझन में उलझता जा रहा है। उत्तराखंड में आए चुनावी परिणाम को देखें तो राज्य में बीजेपी को 70 में से 47 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी की ये जीत तो है, लेकिन सच ये भी है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 57 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार उसे 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। मौजूदा चुनाव में बीजेपी को 44.34% वोट मिले, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 46.51% वोट हासिल हुए थे। वहीं कांग्रेस को इन चुनाव में कुल 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस का मत फीसद 33.91 रहा, जबकि 2017 में कांग्रेस को 33.49% वोट मिले थे। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी को 2017 की तुलना में 2022 में 2.17% कम वोट मिले और उसे 10 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस को 2017 की तुलना में 2022 में 4.42% वोट अधिक मिले और 8 सीटों का फायदा हुआ। फिर लौटिए और समझिए कि जिस पार्टी को जनादेश मिल रहा है, उस पार्टी की सीटें और मत फीसद दोनों कम क्यों हो रहे हैं? सवाल ये भी है कि जिस पार्टी का मत फीसद बढ़ा और सीटें भी बढ़ी, उसका जनादेश क्यों नहीं है? तो फिर लगे हाथ चुनाव, जीत, जनादेश और सत्ता के साथ लोकतंत्र को भी जोड़ लीजिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो सत्ता है वही जनादेश है, जिसे जीत बताया जा रहा है वही जनता का फैसला है, और क्या यही लोकतंत्र भी है? चुनाव, जीत, सत्ता और लोकतंत्र में अब एक बार चेहरे को भी जोड़िए और समझिए कि क्या चुनावी राजनीति में चेहरे का कोई महत्व होता भी है, या फिर चेहरे मोहरे हो जाते हैं और कोई एक चेहरा ही होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही होती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जो पीछे छूट गया वो चेहरा क्या महज चेहरा था या फिर मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ? सवाल बहुतेरे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव, जीत,
सत्ता और लोकतंत्र में चेहरे का कोई महत्व होता है या फिर लोकतंत्र में चेहरा ही सब कुछ होता है, या फिर चेहरा न हो तो लोकतंत्र होता नहीं है, या फिर लोकतंत्र में चेहरा ही आपकी मौजूदगी की सबसे बड़ी गवाही होती है। तो समझिए कि बीजेपी ने 2022 तक पूरा चुनाव जिस पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के सहारे लड़ा, वो चेहरा जनादेश की रेस में कहीं पीछे क्यों छूट गया। या ये मान लिया जाए कि चुनाव से 6 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने अपना चेहरा तो बचा लिया, लेकिन धामी के चेहरे की साख का इस्तेमाल वो खुद के लिए कर ही नहीं पाए। यह माना ये भी जाए कि सीएम धामी बीजेपी के लिए कभी कोई चेहरा रहे ही नहीं, जो कुछ रहा वो पीएम नरेंद्र मोदी का ही चेहरा रहा। तो फिर ऐसा था कि चेहरा ही पीएम नरेंद्र मोदी का था, तो त्रिवेंद्र को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चुनाव अगर पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना था तो त्रिवेंद्र हो या धामी, फर्क क्या पड़ता है। ऐसे में समझिए कि चुनाव में चेहरा बन जाना जीत की गारंटी भी हो नहीं सकती, क्योंकि जिस धाकड़ धामी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव में गई, वही धाकड़ धामी अपना चुनाव हार गए। जबकि कांग्रेस के अघोषित सीएम फेस हरीश रावत भी लाल कुआं में अपनी राजनीतिक पारी की एक बड़ी पराजय का मुंह देख चुके हैं। तो क्या माना जाए कि चेहरा, चुनाव और सत्ता के बीच कोई संबंध है ही नहीं, या फिर है तो चेहरा कोई भी हो, सत्ता की राह में कोई माने रखता ही नहीं। उत्तराखंड में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन जीत के लिए कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि अंत में कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ा और सिर्फ कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस के दिग्गजों से लेकर पार्टी के हर कार्यकर्ता ने कई चुनावी वादे भी जनता से किए, उन्हें रिझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो चुनावी वादे काम आए और ना ही कोशिश रंग लाई। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में हर बार की तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों के बीच देखने को मिली, लेकिन इस मुकाबले में भाजपा एक बार फिर से बाजी मार गई और कांग्रेस को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि इस बार कांग्रेस ने कई मुद्दों के सहारे जनता के बीच जाकर न सिर्फ सिंपैथी बटोरने का काम किया, बल्कि जीत के दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में न महंगाई की बात चली, न ही बेरोजगारी के मुद्दे का असर दिखाई दिया, न 500 रुपए के सिलेंडर का जादू चल पाया, न ही फ्री बिजली ने मतदाताओं को लुभाया और न ही बेरोजगारी भत्ता लोगों को पसंद आया। आखिरकार मोदी मैजिक ने ही उत्तराखंड में भाजपा को लगातार दूसरी बार जीत दिलाई। विधानसभा चुनाव से पहले वैसे तो तमाम मुद्दों को लेकर पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी। कांग्रेस जहां महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरी थी, तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार किस्मत आजमाने चुनावी रण में उतरी आम आदमी पार्टी ने भी फ्री बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ते का वादा लेकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। लेकिन जहां कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, तो वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुल पाया। विपक्षी दल ये मानकर चल रहे थे कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है, मोदी मैजिक खत्म हो चला है, और यही कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम के चुनावी वादों से जनता को खूब रिझाने की कोशिश की थी। उत्तराखंड के 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपए देने का चुनावी वादा किया था। 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने के वादे किए गए थे। लेकिन जनता का जनादेश भाजपा को ही मिला, कांग्रेस का कोई भी वादा उनके काम नहीं आया। इतना ही नहीं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भुनाकर कांग्रेस जीत की राह देख रही थी। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5वें विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। हार जीत का फैसला आज जनता के सामने है। जीत का ताज एक बार फिर से भाजपा के सिर ही सजा है। अगले 5 सालों तक उत्तराखंड में शासन की गद्दी पर अब बीजेपी का ही राज रहेगा। लेकिन बात अगर उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े मिथकों की करे, तो इस बार कई मिथक टूट चुके हैं जो 21 साल की राजनीति में आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। उन्हीं मिथकों में से एक है शिक्षा मंत्री से जुड़ा मिथक, जिसे इस बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तोड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 मार्च 2022 की तारीख का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा था।
लेकिन ये इंतजार उस वक्त जाकर खत्म हुआ जब चुनावी नतीजे जनता और राजनीतिक दलों के सामने खुल गए और जीत का ताज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सिर पर सजा। नतीजों से पहले ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे खूब कर रहे थे। कोई उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े मिथकों को तोड़ने का दावा कर रहा था, तो कोई इन मिथकों को बरकरार रखने की बात भी कह रहा था। लेकिन इस बार 21 साल की राजनीति का वो मिथक टूटा है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। जी हाँ, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री से जुड़े मिथक की हम बात कर रहे हैं, जिसे इस बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तोड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य का जब से गठन हुआ है तब से जो भी विधायक शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो कभी जीत ही नहीं पाया। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री को लेकर एक ऐसी परंपरा बन गई थी कि जो भी शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो कभी जीत नहीं पाएगा, और ये परंपरा अब ऐतिहासिक रूप ले रही थी। लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और जीत हासिल की है। साल 2000 में भाजपा की सरकार के दौरान तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने, लेकिन वो 2002 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा नहीं पहुंच पाए। इसके बाद साल 2002 में एनडी तिवारी की सरकार आई और उस समय नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री बने, जो 2007 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं 2007 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो गोविंद सिंह बिष्ट और खजानदास शिक्षा मंत्री बने, और दोनों ही नेताओं को 2012 के चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके बाद 2012 में फिर कांग्रेस सत्ता में लौटी और देवप्रयाग से विधायक रहे मंत्री प्रसाद नैथानी शिक्षा मंत्री बने, और वो भी ये मिथक नहीं तोड़ पाए। इसके बाद 2017 में बीजेपी सत्ता में आई और शिक्षा मंत्री बने अरविंद पांडे, और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस मिथक को तोड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अरविंद पांडे ने गदरपुर से चुनाव लड़ा और सभी राजनीतिक दलों को पछाड़ते हुए अपनी जीत दर्ज कराई है। अरविंद पांडे पहले ही इस मिथक को तोड़ने का दावा कर चुके थे और उन्होंने जो दावा किया वो उस दावे पर खरे भी उतरे। गदरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। बहुत बड़ा एक लगता था कि अभेद है कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वो चुनाव नहीं जीतता, लेकिन मेरी गदरपुर की जनता ने मुझको अपना बेटा भाई समझ के जो मेरे पे विश्वास जताया है, मैं बिल्कुल भगवान वाहेगुरु के सौ, मैं गदरपुर की जनता का कभी दिल नहीं टूटने दूंगा। चाहे मैं अपने आप को फना कर लूँ, मैं अपना लाख नुकसान कर लूँ, लेकिन गदरपुर की जनता को कभी अपमानित नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और भगवान ने मौका दिया, इस शिक्षा व्यवस्था में आम जनता का पहला विकल्प सरकारी स्कूल होंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। टाइम टीवी के लिए गदरपुर से गौतम सरकार की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर देहरादून के पटेल नगर में स्थित डिपार्टमेंटल सुविधा स्टोर में भीषण आग लगी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पटेल नगर में स्थित सुविधा डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पटेल नगर की सुविधा डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पटेल नगर स्थित सुविधा डिपार्टमेंटल में आग लगने के कारण घटी है। देखिए, यहाँ पर अभी तो प्रारंभिक इसमें जांच होगी, उसके बाद ही आपके कारणों का पता लगाया जा सकेगा। लेकिन मौके पर यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और फायर सर्विस मौजूद है। आग पे पूरा काबू पाया जा चुका है और लगभग 3 फ्लोर में आग लगी है और 3 फ्लोर पर आग बुझा दी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।